कैप्टन। फर्स्ट ऑफिसर, प्लेन का कंट्रोल मुझे दे दो, तुम रहने दो, मुझे इसे कंट्रोल करने दो। फर्स्ट ऑफिसर, कैप्टन मैंने प्लेन का कंट्रोल ऑलरेडी आपको ही दे दिया है। बेकाबू नजर आ रहे इस प्लेन का लेफ्ट साइड वाला इंजन फेल हो चुका है और कैप्टन इस वक्त इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें यह भी एहसास नहीं है कि प्लेन का कंट्रोल उन्हीं के हाथों में है। प्लेन की प्रॉब्लम समझने में ये इतना खो गए हैं कि इन्हें फर्स्ट ऑफिसर की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। प्लेन इस वक्त 390 फीट के ऑल्टीट्यूड पर स्टॉल पोजीशन में है और इससे पहले कि कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर कुछ कर पाए, कॉकपिट में डोंट सिंक की सिक्योरिटी वार्निंग बजना शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या होता है और ये प्लेन क्रैश होने से बच पाता है या नहीं, ये हैरत अंगेज कहानी है एयर अल्जीरिया फ्लाइट 6289 की, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मार्च 2003 अल्जीरिया के तामन रासेट एयरपोर्ट पर यह बोइंग 737-200 उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। एयर अल्जीरिया की इस फ्लाइट 6289 को घरदाया होते हुए अल्जीरिया के हुआरी बोमेडाइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना है। यह फ्लाइट ऑलरेडी 3 घंटे लेट हो चुकी है क्योंकि प्लेन के सिस्टम बी हाइड्रोलिक पंप में कोई खराबी आ गई है। वैसे तो ये प्लेन ऑलमोस्ट 20 साल पुराना हो चुका है, लेकिन एयर अल्जीरिया ने इसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया है और हाइड्रोलिक पंप की इस टेम्परेरी दिक्कत के अलावा ये प्लेन काफी अच्छी कंडीशन में है। इस 737-200 में 17 डक्टेड लो बाईपास टर्बो फैन इंजन लगे हुए हैं जो बाहर से बिल्कुल नए नजर आते हैं। हालांकि इसमें से लेफ्ट साइड वाला इंजन 30,000 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट कर चुका है और राइट साइड वाला 23,000 आवर्स। फ्लाइट डिले होने के चलते कैप्टन जानबूझकर लेट हैं और इनके लेट आने की वजह से सारी प्री फ्लाइट प्रिपरेशंस फर्स्ट ऑफिसर को कंप्लीट करनी पड़ रही हैं। वैसे बता दें कि इस फ्लाइट के कैप्टन 48 साल के बॉलम बेनोइचा हैं, जिनके पास टोटल 10,760 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। हालांकि इनमें से बोइंग 737-200 पर एज कैप्टन उनका एक्सपीरियंस सिर्फ 1,087 घंटे है, जो नोट करने वाली चीज है। कॉकपिट में इनका साथ देने के लिए 44 साल की फातिमा यूसुफी फर्स्ट ऑफिसर की ड्यूटी पर हैं और इनके पास अभी 5,219 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन 737-200 पर फातिमा ने कैप्टन बेनोइचा से 205 घंटे ज्यादा बिताए हुए हैं। पायलट्स के अलावा प्लेन में 4 कैबिन क्रू भी मौजूद हैं जो फ्लाइट के डिपार्चर की तैयारी में लगे हैं। असल में डिले होने की वजह से फ्लाइट का नया डिपार्चर टाइम दोपहर 2 बजे का रखा गया है, जिसमें सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए हैं। हाइड्रोलिक पंप को रिपेयर कर रही मेंटेनेंस टीम ने अपना काम निपटा दिया है और प्लेन में 97 पैसेंजर्स सवार हो चुके हैं। हालांकि इस सफर पर 100 पैसेंजर जाने वाले थे, लेकिन 3 पैसेंजर के साथ डॉक्यूमेंटेशन की कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से उन्हें इस फ्लाइट में जाने की परमिशन नहीं मिल पाई और इसी के चलते फ्लाइट 6289 में इस समय 97 पैसेंजर्स मौजूद हैं। इन्हीं 97 लोगों में 28 साल का एक अल्जीरियन सोल्जर यूसुफ जलाली भी है, जिसकी सीट प्लेन की लास्ट रो में है। नोट करने वाली बात यह है कि यूसुफ जलाली ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी और ये आज इनकी लाइफ की सबसे अच्छी गलती साबित होने वाली है। कैसे, वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल कैप्टन के लेट होने की वजह से फर्स्ट ऑफिसर अकेले ही फ्लाइट का सारा इनिशियल सेटअप और वॉक अराउंड कंप्लीट कर रही हैं। साथ ही इस फ्लाइट के लिए इन्होंने प्लेन में 4.6 टन फ्यूल भी डलवा लिया है। यही वजह है कि फ्यूल 97 पैसेंजर्स व ढेर सारे लगेज के साथ प्लेन का टेक ऑफ वेट 48,708 किलो पहुंच गया है, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट से सिर्फ 800 किलो कम है और ये आज के इस इंसिडेंट में बहुत अहम फैक्टर साबित होने वाला है।
आखिरकार प्लेन के बाहर का ऑलमोस्ट सारा काम निपटने के बाद कैप्टन भी आ गए हैं। पर इतना लेट होने के बाद भी ये फर्स्ट ऑफिसर के काम में हाथ नहीं बटा रहे, बल्कि प्लेन की फर्स्ट लेग यानी इसे घरदाइया तक उड़ाने की जिम्मेदारी फर्स्ट ऑफिसर को सौंपकर ये कैबिन मैनेजर के साथ पर्सनल बातें करने में बिजी हो गए हैं। इसी बीच कॉकपिट का सारा काम निपटाने के बाद फर्स्ट ऑफिसर डिपार्चर ब्रीफिंग पढ़ना शुरू करती हैं, जिसमें वो प्लेन की डिफरेंट टेक ऑफ स्पीड्स जैसे V1, VR और V2 के बारे में बताती हैं। और इसके बाद कैप्टन को ये भी ब्रीफ करती हैं कि उन्हें अपना इंजन प्रेशर रेशियो यानी EPR 2.18 पर सेट रखना होगा, जिसका मतलब फुल थ्रस्ट होता है। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर जैसे ही आगे बढ़ती हैं, कैप्टन इन्हें रोक देते हैं, जैसे कि उन्हें सब कुछ पहले से पता हो, और इस इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग को रोककर ये फिर से कैबिन मैनेजर के साथ बात करने में बिजी हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफिसर देखती है कि कैप्टन को आगे की ब्रीफिंग सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो टावर को कॉल करके बताती हैं कि उनका प्लेन आगे बढ़ने के लिए तैयार है। टावर से कंफर्मेशन मिलते ही प्लेन को पुश बैक करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और इसके बाद कुछ ही मिनटों में टैक्सिंग करते हुए प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ने लगता है। और सही मायनों में इस वक्त कैप्टन मैनेजर को कॉकपिट से निकलकर पीछे अपनी सीट पर चले जाना चाहिए, लेकिन न जाने कैप्टन को इनसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी है कि ये इन्हें रोककर कॉकपिट की जंप सीट पर बैठा देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि कैबिन मैनेजर और कैप्टन चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं और इन्हें लोगों की सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल नहीं है। यही वजह है कि कैप्टन ने डिपार्चर ब्रीफिंग भी कंप्लीट नहीं होने दी और अपनी पर्सनल बातों में लगे रहे, जबकि ये एविएशन की बेसिक प्रैक्टिस है कि टेक ऑफ से पहले और लैंडिंग के दौरान पायलट्स का पूरा ध्यान सिर्फ प्लेन की सेफ्टी की तरफ होना चाहिए। बाकी उन्हें अगर कुछ पर्सनल बातें करनी है तो वो फ्लाइट के क्रूजिंग फेज के दौरान कर सकते हैं। किसी रूट या प्लेन को लेकर आप चाहे कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपको ब्रीफिंग हमेशा पूरे ध्यान से सुननी और कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि ब्रीफिंग आपको फोकस प्रोवाइड करने और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने में बहुत अहम रोल निभाती है। एविएशन में टेक ऑफ से पहले इमरजेंसी ब्रीफिंग की जाती है, जो सुरक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। इस ब्रीफिंग में उन सब ड्रिल्स के बारे में बताया जाता है जो किसी अनहोनी होने के दौरान फॉलो करनी है। इससे हर एक क्रू मेंबर को उसका रोल क्लियर हो जाता है और उसकी मसल मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है कि अगर कोई हादसा होता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना है। इसके बाद इसी इमरजेंसी ब्रीफिंग की एक शॉर्ट फॉर्म टैक्सिंग के दौरान दोबारा दोहराई जाती है, ताकि पहले अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वो दूर हो जाए और हर एक ड्रिल क्रू के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इस सब के अलावा एक खास तरह की इंजन फेलियर प्रोसीजर ब्रीफिंग भी होती है, जिसमें इंजन फेल होने के केस में क्या क्या कदम उठाने चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। हालांकि ये ब्रीफिंग हर एयरपोर्ट, एयरलाइन या एयरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। हैरानी की बात यह है कि इस फ्लाइट के अंदर इनमें से कोई भी ब्रीफिंग नहीं की गई है और इन पर ध्यान देने की जगह कैप्टन अभी भी कैबिन मैनेजर के साथ अपनी पर्सनल बातों में लगे हुए हैं। अब 2:12 हुए हैं और प्लेन टैक्सिंग करते हुए रनवे 02 की होल्डिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। यहां पहुंचते ही फर्स्ट ऑफिसर फिर से टावर को कॉल करके बताती है कि वो अब टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। टावर से इन्हें तुरंत ही टेक ऑफ करने का क्लियरेंस मिल जाता है और फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को रनवे पर लाइन अप कर देती है। ये प्लेन अब उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है और कॉकपिट में सारा सिस्टम नॉर्मल नजर आ रहा है, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं है कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में एक बहुत बड़ी खराबी हो चुकी है। इतनी बड़ी कि इस वक्त प्लेन में मौजूद हर एक इंसान की जान खतरे में है। दरअसल
इंजन के अंदर कंबशन चेंबर्स के ठीक पीछे मौजूद हाई प्रेशर टरबाइन के ब्लेड्स में छोटे छोटे क्रैक्स बनना शुरू हो गए हैं और ऐसा होने की वजह थर्मल फटीग है। बता दें कि हीटिंग और कूलिंग साइकिल्स के बार बार दोहराने की वजह से मटेरियल धीरे धीरे करके डिग्रेड होने लगता है और उसमें दरारें पड़ने लगती है। इसी को थर्मल फटीग कहा जाता है। दिक्कत की बात यह है कि ये क्रैक्स काले रंग की एक सॉलिड लेयर ढके हुए है और इसी के चलते प्री फ्लाइट चेकिंग के दौरान किसी की भी नजर इन क्रैक्स पर नहीं पड़ी। इंजन की इस खराबी से पूरी तरह अनजान दोनों पायलट्स अब प्लेन को टेक ऑफ कराने की तैयारी में लगे हैं। प्लेन के स्टेबलाइज्ड होते ही कैप्टन थ्रस्ट लीवर को आगे की तरफ पुश करके इसे फुल थ्रस्ट दे देते हैं। इसी के साथ प्लेन रनवे पर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और फर्स्ट ऑफिसर कहती हैं, फर्स्ट ऑफिसर, कंट्रोल मेरे हाथ में है। रनवे पर प्लेन की रफ्तार बढ़ती जाती है और कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल नजर आता है। तभी कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को प्लेन की स्पीड बताते हुए कहते हैं, कैप्टन V1 रोटेट। इतना सुनते ही फर्स्ट ऑफिसर प्लेन की योक को धीरे धीरे लगभग 3 डिग्री पर सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ खींचना शुरू कर देती है। इससे प्लेन की नोज ऊपर उठने लगती है और ये रनवे को छोड़कर हवा में टेक ऑफ कर जाता है। इस वक्त प्लेन की रफ्तार 160 नॉट्स है और टेक ऑफ किए हुए इसे सिर्फ 5 सेकंड हुए हैं। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन उसके ऐसा कहते ही अगले ही सेकंड प्लेन के लेफ्ट इंजन में हाई प्रेशर टरबाइन के कई ब्लेड्स एक तेज धमाके के साथ फ्रैक्चर हो जाते हैं। इससे प्लेन का लेफ्ट इंजन फेल होकर एक झटके में अपना पूरा थ्रस्ट खो देता है। क्योंकि इस फ्रैक्चर से निकले ब्लेड्स के टुकड़े पीछे सेकंड स्टेज टरबाइन के ब्लेड्स को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं। इसकी वजह से इंजन की हीट को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और इंजन अंदर से ही पिघलना शुरू हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, ये फ्लाइट इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी है। और मुसीबत ऐसी चीज है जो सिर्फ प्लेन में नहीं बल्कि आपके घर पर भी आ सकती है। इसलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स को घर की सुरक्षा के लिए हमेशा D3D सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना एक ऐसा एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है जो सेंसर्स, इंफ्रारेड रेज और सिक्योरिटी कैमरास की हेल्प से आपके घर के लिए एक अटूट सुरक्षा चक्र बनाता है। D3D सिक्योरिटी सिस्टम आपकी हिफाजत के लिए 24 घंटे तैनात रहता है और इसकी निगरानी में आपकी मर्जी के बिना कोई आपके घर में घुसने की सोच भी नहीं सकता। ये सिक्योरिटी सिस्टम बड़ी ही आसानी से सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके घर में इंस्टॉल हो जाता है और आपको देता है ऐसी सुकून की नींद जो आपने पहले कभी नहीं ली। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक के साथ ही स्पेशल कूपन कोड दिया है जिससे आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी सलाह मानकर D3D सिक्योरिटी सिस्टम को एक बार जरूर ट्राई करें। खैर चलिए अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। तो टेक ऑफ करते ही इंजन के इस तरह अचानक फेल हो जाने से पायलट्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन चीजें अभी इतनी भी हाथ से नहीं निकली कि पूरी उम्मीद ही छोड़ दी जाए, क्योंकि लेफ्ट इंजन फेल जरूर हुआ है लेकिन इसमें कोई आग नहीं लगी और साथ ही राइट साइड वाला इंजन अभी भी प्लेन को पूरा थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसे हैंडल करने के लिए दुनिया के सभी पायलट्स को हर 6 महीने में एक बार जरूर ट्रेन किया जाता है और अगर बिना पैनिक किए रूल्स को फॉलो करते हुए समझदारी से काम लिया जाए तो इस सिचुएशन से निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन इस फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स ने जो लापरवाहियां की थी उनका असर अब दिखना शुरू हो जाता है। इंजन के फेल होते ही एयरक्राफ्ट अचानक से लेफ्ट की तरफ झुकने लगता है। इसे सीधा करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर तुरंत राइट साइड वाले रूडर को पुश करती हैं और इससे प्लेन काफी हद तक सीधा हो जाता है। प्लेन के लैंडिंग गियर्स अभी भी बाहर निकले हुए हैं जिनकी वजह से इस कंडीशन में प्लेन को बैलेंस रख पाना मुश्किल हो रहा है।
हालांकि फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से लैंडिंग गियर अंदर करने के लिए कहा था, पर शायद इंजन में हुए धमाके की आवाज से कैप्टन इतना सहम गए कि उन्हें यह करना याद ही नहीं रहा। फर्स्ट ऑफिसर इस समय प्लेन को किसी भी तरह संभालने के लिए स्ट्रगल कर रही है। घबराहट में इनके मुंह से निकलता है, फर्स्ट ऑफिसर, ये आखिर क्या हो रहा है? जबकि इस कंडीशन में पायलट्स को घबराने की जगह एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत होती है। जब तक प्लेन कम से कम 400 फीट के ऑल्टीट्यूड पर ना पहुंच जाए, पायलट फ्लाइंग का पूरा फोकस प्लेन को उड़ाने पर और पायलट मॉनिटरिंग का ध्यान सिर्फ उसकी मदद करने पर होना चाहिए। एक प्लेन जब 400 फीट के ऑल्टीट्यूड पर पहुंचकर थोड़ा स्थिर हो जाए, तब इन्हें इसमें आई खराबी को समझने पर ध्यान देना चाहिए। यहां पायलट मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेमोरी आइटम्स को चेक करें और अपने पार्टनर से डिस्कस करके रिक्वायर्ड एक्शन लें। जैसे कि इस तरह के केस में इंजन स्टार्ट लीवर को कट ऑफ कर देना चाहिए ताकि इसमें फ्यूल की सप्लाई रुक जाए और इंजन में आग न लगे। पर दुर्भाग्य से फ्लाइट 6289 के पायलट्स द्वारा इनमें से कोई भी काम नहीं किया गया, बल्कि इसकी जगह कैप्टन प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और इसे 18 डिग्री के एंगल से ऊपर ले जाना जारी रखते हैं, जो एक बहुत खराब फैसला है। अब आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि कैप्टन ने कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो ज्यादा सीनियर हैं और सिचुएशन को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। पर असल में ऐसा नहीं है और इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि इस फ्लाइट की सारी प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफिसर ने की थी, जबकि कैप्टन कैबिन मैनेजर के साथ बातें करने में बिजी थे। इसलिए इस प्लेन को फर्स्ट ऑफिसर कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से उड़ा सकती है। इस सिचुएशन में सबसे बेहतर यही होता है कि जो पायलट शुरुआत से प्लेन को फ्लाई कर रहा है, कंट्रोल उसी के हाथों में रहे और जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन यहां पर यह कैप्टन इन सब अहम चीजों को एक बार में सोच ही नहीं पाते। असल में कैप्टन ने टेक ऑफ से पहले इन सब प्रोसीजर्स की ब्रीफिंग को इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से इस समय ये प्लेन को संभालने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। ये एक फुल्ली लोडेड प्लेन को, जिसका एक इंजन खराब हो चुका है और लैंडिंग गियर अभी भी बाहर है, उसे एक नॉर्मल टेक ऑफ की तरह लगातार ऊपर ले जा रहे हैं, जो सरासर गलत अप्रोच है। आखिरकार 300 फीट के ऑल्टीट्यूड पर जाकर वही होता है जिसका डर हम सबको है। प्लेन अचानक बहुत तेजी से अपनी रफ्तार खोने लगता है। ये देख कैप्टन बुरी तरह घबरा जाते हैं और घबराहट में चिल्लाते हुए फर्स्ट ऑफिसर से कहते हैं, कैप्टन, प्लेन का कंट्रोल मुझे दे दो, मुझे इसे कंट्रोल करने दो। जबकि फर्स्ट ऑफिसर पहले ही उन्हें प्लेन का कंट्रोल सौंप चुकी होती हैं और यही वो जवाब में भी कहती हैं, फर्स्ट ऑफिसर, मैंने कंट्रोल आपको ही दिया हुआ है। इसके साथ ही फर्स्ट ऑफिसर एक बार फिर कैप्टन से पूछती हैं, फर्स्ट ऑफिसर, क्या मैं लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट कर लूं? लेकिन कैप्टन की तरफ से उन्हें सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि कैप्टन इस वक्त प्लेन की प्रॉब्लम समझने में इतना खो गए हैं कि उन्हें फर्स्ट ऑफिसर की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही और ना ही वो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि प्लेन की नोज इस वक्त जरूरत से ज्यादा ऊपर है। इस तरह की कंडीशन में प्लेन का पिचिंग ऑल्टीट्यूड 12 डिग्री होना चाहिए, लेकिन कैप्टन इसे 18 डिग्री के एंगल से ऊपर ले जाना जारी रखते हैं। इसकी वजह से ये प्लेन स्टॉल पोजीशन में आने की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ समझ ना आने पर फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही अपना हैंड माइक उठाकर एटीसी को कांटेक्ट करके उनसे कहती है, फर्स्ट ऑफिसर, हमारे प्लेन में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। उनके इतना कहते ही कॉकपिट में स्टिक शेकर एक्टिवेट हो जाता है, जो प्लेन के स्टॉल करने का एक बहुत बड़ा साइन है। इंजन फेल हुए 12 सेकंड बीत चुके हैं और प्लेन इस वक्त 390 फीट के ऑल्टीट्यूड पर स्टॉल कर रहा है। कॉकपिट में तेज झंझनाहट से हर एक इंस्ट्रूमेंट बुरी तरह हिल रहा है और पीछे पैसेंजर्स को भी अंदाजा हो चुका है कि उनकी जान खतरे में है।
इतना सब कुछ होने के बाद भी कैप्टन को यह समझ नहीं आ रहा कि उन्हें प्लेन की नोज नीचे करने की ज़रूरत है, बल्कि इसकी जगह ये इसी सेम एंगल से प्लेन को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए हैं। आखिरकार प्लेन स्टॉल करते हुए हवा में एकदम सीधा हो जाता है और अगले ही सेकंड राइट विंग झुकने के साथ ये बेहद तेज रफ्तार से ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। एयरपोर्ट पर टावर में मौजूद कंट्रोलर ये सब अपनी आंखों से देख रहा है और इसे ये समझने में देर नहीं लगती कि फ्लाइट 6289 एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसलिए कंट्रोलर तुरंत ही एक्सीडेंट अलार्म को बजा देता है, जिसे सुनकर फायर फाइटर्स फौरन प्लेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर कॉकपिट में जबरदस्त वाइब्रेशन होने के साथ साथ डोंट सिंक की सिक्योरिटी वार्निंग भी बजना शुरू हो जाती है। और इससे पहले कि कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर कुछ कर पाएं, दोपहर के 2:15 पर यह प्लेन रनवे 02 के सिरे के पास बुरी तरह क्रैश हो जाता है। सबसे पहले इसका पिछला हिस्सा और राइट विंग जमीन से टकराता है और अगले ही पल इसके अंदर मौजूद फ्यूल की वजह से इसमें आग लग जाती है। आग का गोला बना हुआ ये प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री से निकलकर एक सड़क को पार करके उसकी दूसरी तरफ जाकर रुकता है। इस हादसे में प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं और फायर फाइटर्स के पहुंचने तक ये जलकर खाक हो चुका होता है। प्लेन में मौजूद 103 लोगों में से 102 की मौत मौके पर ही हो जाती है। यानी इस हादसे में सिर्फ एक इंसान जिंदा बच पाता है, जिसका नाम है यूसुफ जलाली। ये वही अल्जीरियन सोल्जर है जो प्लेन की सबसे लास्ट रो में बिना सीट बेल्ट लगाए बैठा था। असल में प्लेन जब जमीन से टकराया तो सीट बेल्ट ना लगी होने की वजह से ये झटका खाकर प्लेन से बाहर निकल गया और इसकी जान बच गई। हालांकि इसे बहुत गंभीर चोट आई और ये कई दिन कोमा में भी रहा था। इस सोल्जर के अलावा वो 3 लोग भी बहुत भाग्यशाली रहे जो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होने की वजह से इस फ्लाइट में नहीं चढ़ पाए थे। इस हादसे की खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि ये अल्जीरिया में हुआ अब तक का सबसे डेडलीस्ट एविएशन डिजास्टर था। आखिरकार इस घटना की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रिपोर्ट में यही बात सामने आई कि इस क्रैश के होने की वजह इंजन का फेल होना, कैप्टन की लापरवाही और प्रॉब्लम्स को समझकर उसे सॉल्व करने के लिए सही कदम ना उठा पाना रहा। इस हादसे को हुए 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन अल्जीरियन लोगों के जहन में इसकी खौफनाक तस्वीरें आज भी ताज़ा हैं।